हम लोग हेथ्स लॉ स्टार्ट करेंगे आज। शायद डेफिनेशन लिखवा दे क्या हेथ्स लॉ का? नहीं, लिखिए टॉपिक हेथ्स लॉ। हेथ्स लॉ लिखो, हेथ्स लॉ लिखिए इसके बारे में, उसके बाद फिर समझाते हैं इसको। लिखो, इट स्टेट्स दैट it states that it states that the energy change it states that the energy change or enthalpy change enthalpy change during a chemical reaction enthalpy change during a chemical reaction is always constant during a chemical reaction is always constant whether it completed in one step or more than one step, whether it completed in one step or more than one step, यानी यहां बता रहा है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज, चाहे वो एक स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में हो, उसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज का वैल्यू हमेशा सेम होगा। जैसे थोड़ा सा एक फिजिक्स का कंसेप्ट आपसे पूछते हैं, अंडर 10th क्लास तक के लेवल का, आप बताओगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आप जानते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी हाइट पर स्टोर्ड है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कहीं पर रखा हुआ है। तो आप इमेजिन करो कि इस स्टाइलस को हम जमीन से उठा करके यहां ये पॉकेट में डाल लिए, इस हाइट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहे हैं, इसको जमीन पर से उठाकर 10 मिनट के लिए बेंच पर रख दिए और फिर 10 मिनट के बाद में इसको हम यहां इस पॉकेट में इसी जगह पर लाकर रख दिए। मेरा सवाल ये है कि पहले स्टेप में जब यहां रखा गया था तब का पोटेंशियल एनर्जी और अब वहां बेंच के बाद भी यहां पे रखे हैं तब का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा या अलग अलग होगा? क्यों सेम होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है m इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है, मास इसका कांस्टेंट ही है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है और हाइट का वैल्यू इनिशियल और यहां फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। तो चाहे आप डायरेक्ट उठा करके आप पॉकेट में डाल दें या इसको 10 जगह से घुमा करके ला करके पॉकेट में डाल दें, एच का वैल्यू वही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? वही रहेगा। उसी अनुसार से यहां पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट कर रहा है बी में, और यहाँ के इंथैल्पी चेंज का वैल्यू अगर हम लोग डेल्टा एच ले रहे हैं और दूसरे कंडीशन में ए कन्वर्ट कर रहा है सी में और फिर सी कन्वर्ट कर रहा है बी में, ए से सी में कन्वर्ट करने में इंथैल्पी चेंज का वैल्यू अगर डेल्टा H1 है और सी से बी में कन्वर्ट करने में डेल्टा H2 है, तो हेथ्स लॉ ये बताता है, अकॉर्डिंग टू हेथ्स लॉ द इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू हेथ्स लॉ डेल्टा H का वैल्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये नोट करो इसको। जैसे इसके बारे में और कुछ अगर हम लोग बात करें, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्यों हम लोग करते हैं। कई वैसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनका ये डायरेक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, तो जो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां पर जैसे अगर मान लिया कि हम इससे पूछे कि तुम्हारा एज कितना है, नहीं बताया, ठीक। अब हम क्या किए, हम इससे पूछे कि रवि तुम्हारे ही साथ रहता है ना जी? हाँ सर। हमने रवि से तुम बड़ा है लगता है, 3 साल। नहीं सर, हम और रवि दोनों एक ही साल के। ध्यान से सुनना। अच्छा, तो रवि तो 22 साल का है, तुम भी 22 साल के हो गए, तो 22 साल 20 साल के हो रवि, ठीक है। अब बताओ इसका एज पता चल गया कि नहीं पता चल गया? इसका भी एज कितने साल का हो गया? 20 साल का। तो ये डायरेक्ट नहीं बता रहा था, तो इनडायरेक्ट वे में तो बता दिया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी का निकालना वैल्यू डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इनडायरेक्ट निकालते हैं। लिखिए तो टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ हेथ्स लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ हेड्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेड्स लॉ, हेड्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेड्स लॉ लिखिए इसमें। It states that it states that लिखवा देते, काटो इसको, काटो, लिखिए विद द हेल्प ऑफ हेड्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ हेड्स लॉ, हेड्स लॉ we can determine the enthalpy change, we can determine the enthalpy change in a chemical reaction, enthalpy change in a chemical reaction, in a chemical reaction indirectly if it is not possible to determine, if it is not possible to determine directly, if it is not possible to determine directly, यानी अगर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन हुआ हेड्स लॉ का। अब यहां हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा, पिछले क्लास में हम इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन पढ़े थे, याद आ रहा है? थोड़ा सा रिकॉल करो। द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आप कुछ एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला बताओगे और उससे रिलेट करेंगे इसका क्यों जरूरत पड़ा। आप बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब यहां इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मेशन होना है किससे, कार्बन से और ऑक्सीजन से। इनका 1 मोल रख करके इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 संयोग से आपका बैलेंस्ड है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं हुआ। दूसरा आप बताओ मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। बताओ इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, C+H2, पहले H2 लिख दिए, जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे, जैसे ऑक्सीजन लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है और हेलोजन लिखना है तो H2 O2 N2 Cl2 F2 ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर कार्बन लिखना है तो C लिखा जाएगा, अगर आपको सोडियम लिखना है तो Na लिखना होगा, तो जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको लिखना होगा। अब बैलेंस करेंगे, इसका 1 मोल लेकर के ही बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहां जो फॉर्मेशन होगा वो इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। लेकिन मीथेन का फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाने से नहीं होता है, नहीं बनेगा ये। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का आप इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार से इसको बनना है किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन को डालोगे तो मीथेन नहीं बनेगा, ये किसी दूसरे प्रोसेस से मीथेन बनेगा। जैसे अगर आपको 10th क्लास में पढ़े हैं, लेबोरेटरी मेथड याद होगा, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तब मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। बताओ इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बताइए इसमें एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अब बैलेंस करना है। यहाँ कार्बन 6 और यहाँ 1, क्या कर देंगे 6, हाइड्रोजन 12, यहाँ 6, ऑक्सीजन 6, यहाँ 3। ठीक, अब बताओ तो ग्लूकोज कभी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से बनेगा? अगर ऐसा होता तो सबके घर में ग्लूकोज का फैक्ट्री हो जाता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में है, अब कोयला घुलाया जा रहा है और पिलाया जा रहा है कि ग्लूकोज पियो ग्लूकोज पियो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये नहीं बन सकता है, तो इसलिए इन्हें निकालना जो वैल्यू होगा, हमें चाहिए डेल्टा HF,
तो इसका जो वैल्यू होगा वो इन्हीं से बनना है। तो इसको डायरेक्ट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट निकालेंगे, वहां पर हेत्सला की जरूरत पड़ेगा। और इस तरह का जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं उसे केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन सोल्व करते वक्त में डिजायर्ड इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि जो हम निकालेंगे वो हाइपोथेटिकल होगा। आपको ये इक्वेशन लिखते वक्त में इमेजिनरी कंडीशन लेना है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। आप बताओ तो मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, यह मीथेनॉल है, ठीक है। पॉइजनस नेचर का होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, इन्हीं के पीने से अभी बिहार में इतने लोगों की मौत हो गई, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मीथेनॉल पीता लोग क्यों है? मीथेनॉल नहीं पीता है, एक्चुअली वो डीनेचर्ड अल्कोहल को यूज किया है उसने। अल्कोहल चैप्टर ऐसे पढ़ते वहां पे हम लोग डिस्कस करते, लेकिन अल्कोहल पढ़ना है 12th क्लास में, तो मे भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये शराब जो है जहरीला। आप में से कोई बता सकता है जहरीला शराब कैसे हो गया? क्या कोई जहर मिला दिया था? बोलो। तो क्यों हीट करेगा? बगैर हीट किए वो नहीं पी लेगा? गर्म शराब थोड़ी पिया जाता है। बोलो। और एक्सेस हीट करने से क्या एक कार्बन बाहर चला गया इथेनॉल में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई कुछ बताओ। आप सुनोगे। अब इथेनॉल अल्कोहलिक ड्रिंक के फॉर्म में यूज किया जाता है। इस इथेनॉल का परसेंटेज अल्कोहलिक ड्रिंक में अलग अलग होता है, जैसे वाइन, बियर, रम, ये सभी आप नाम सुने होंगे। तो सब में अल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग होता है, किसी में परसेंटेज ज्यादा, किसी में परसेंटेज कम। यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक में C2H5OH है। अल्कोहल का सिर्फ ड्रिंक में ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी यूज हुआ। प्राइमरी एप्लीकेशन इसका इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है इथेनॉल, जैसे आप नेल पॉलिश देखते हैं वहां पर भी अल्कोहल होता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कन्वर्सन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अल्कोहल का यूज अल्कोहलिक ड्रिंक में भी किया जाता है, तो इसलिए इसे डीनेचर्ड करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट, पायरिडीन ये मिला दिया जाता है। पायरिडीन मिला दिया जाता है, कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है, ताकि इनका नेचर बदल जाए। तो जो वर्कर काम करने वाला है तो उसको दिख रहा है कि इसका गंध जो है वैसे ही है, लेकिन अब ये वो अल्कोहल नहीं रहा जो हम पीते हैं, अब ये टॉक्सिक नेचर का हो गया, अब ये जहरीला हो गया। उसी तरह से मीथेनॉल, जिसको हम लोग स्प्रिट में इस्तेमाल करते हैं, मीथेनॉल में स्प्रिट का परसेंटेज ज्यादा है। आगे जब आप पढ़ोगे तो अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो कैलोरीफिक वैल्यू घटता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ता है। तो स्प्रिट का फ्यूल के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होता है मिथेनॉल में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर आता है। समझाने के लिए ऐसे ही बता रहे हैं आपको कि ऐसे अगर नेचुरल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल 100 रुपीज पर लीटर अगर अवेलेबल है, तो उसका कॉस्टिंग इंडस्ट्रियल लेवल पर 10 रुपीज पर लीटर होगा। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्री में तो भेज दिया गया, डीनेचर्ड है। अब किसी ने सामने वाले को बताया कि उसको आप ब्लैक में खरीद लो, तो 10 रुपए लीटर गया है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं वो कम में ही सप्लाई करके दे दिए बाहर में, बाहर में वो 50 रुपए ही दे दिए, उसको ही फायदा हो गया कि हाँ 40 रुपए मिल रहा है, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, कहाँ से आया नहीं आया, वेस्टेज में चला गया। अब वो 40 रुपया वहां पर वो चला आया 50 रुपये में, अब वो दूसरा खरीद लिया उसको, और किसी से उसको पता चला कि XYZ केमिकल सब्सटेंस को डाल करके आप इतने देर तक हीट करोगे या इतने देर तक आप ये रिएक्शन कराओगे तो अब इसका पॉइजनस इफेक्ट जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो डीनेचर्ड किया जाता है वो फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होता है कि हर बार में 10 ही ग्राम मिलाया जाएगा, उसका तो पर्पस है कि डीनेचर्ड करना है। और वो सामने में जो कन्वर्सन करा रहा है वो केमिस्ट्री लैब में तो नहीं करा रहा है कि जो टेस्ट कर सके कि अब इस सैंपल में कहीं मिथेनॉल बचा हुआ तो नहीं है, वो तो गेस करता है कि हाँ अब ये कन्वर्ट कर चुका होगा, और अगर उसमें वो टॉक्सिक इफेक्ट रह गया पायरिडीन, कॉपर सल्फेट या मिथेनॉल की वजह से, तब वो शराब जो है जहरीला हो जाता है। यानी कि वो स्प्रिट से कन्वर्ट कराया गया, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो पीने के लिए नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में था, उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करने लगा, और अगर वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाया है तब वो जहरीला हो जाता है। और जो पीने वाले थे अब नहीं है, ठीक है, वो थे में बदल जाते हैं, ठीक है।
कि कभी थे, बहुत बढ़िया पीते थे, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं रहे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल जो ड्रिंक के फॉर्म में नहीं, बाकी का जो दूसरे जैसे फ्रूट जूस से बनाया जाता है, आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि हाँ इतना है, उस तरीके से कई प्रोसेस, फर्मेंटेशन फूड के फर्मेंटेशन से ही बनेगा, तो वहां पर इसके टॉक्सिक होने का चांसेस कम रहेगा, वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो मीथेनॉल ऑलरेडी डीनेचर्ड है उसको अगर यूज में कर रहे हैं तब उसके टॉक्सिक होने का चांसेस होता है, ठीक है, तब वो जहरीला बन जाता है। और बाकी का दूसरा ऑक्सीडेशन वगैरह भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट करता है, वो आगे पढ़ोगे आप। तो यहां पर इनका बताओ कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बैलेंस करना है, इसका 1 मोल ही रहेगा, तो कार्बन यहां 1 1, हाइड्रोजन कितना है, कितना, क्या करोगे 2 से, ऑक्सीजन कितना है, और यहां कितना है, बताओ क्या करेंगे 1/2, तो इक्वेशन बन जाएगा ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन से बाकी अलजेब्रा के जैसा सोल्व करके हम लोग बनाएंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, नोट कर लिए आप लोग, चलो सुनोगे अब। यहां है क्वेश्चन में, द कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आफ्टर कंबसन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। बेंजीन का कंबसन कराया जा रहा है, कितने मोल बेंजीन का, 1 मोल। तो सबसे पहला काम करेंगे कि यहां जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कंबसन ऑफ बेंजीन in the presence of oxygen, it results the formation of carbon dioxide and water, H2O, are produced and 3267.0 kilojoule of heat is liberated. Heat is liberated. बताओ ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ या इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू माइनस, तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए बताओ डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3267.0 किलोजूल पर मोल। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे बैलेंस करना होगा, तो क्वेश्चन में ही लिमिट कर दिया कि ये 1 मोल है, तो इसको 1 मोल रख करके बाकी को बैलेंस करना होगा। तो देखिए यहां कार्बन 6 है, यहां 1, क्या करोगे 6, हाइड्रोजन 6 है और यहां 2 3, यहां ऑक्सीजन 2 है, उधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 6 2 12 एंड 3 15, बताओ क्या करेंगे 15/2। बोलो यहां कोई दिक्कत, स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, द कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लिबरेट 3267.0 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। आगे का इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट क्या निकालना है हमें, अ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6। तो इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट से। तो बेंजीन का बताओ कंस्टिट्यूएंट कौन कौन हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उस वाले पर आएंगे, अभी कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। A standard enthalpies of formation of CO2 and H2O, इन दोनों का स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, CO2 का और H2O का। तो यहां CO2 और इस जगह पर क्या लिखेंगे H2O। बताओ इनका इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कितना है, स्टैंडर्ड है तो डेल्टा H नॉट कर दे रहे हैं, H नॉट। CO2 का वैल्यू कितना है, -393.5 किलोजूल पर मोल, और H2O के केस में डेल्टा H नॉट का वैल्यू -285.3 किलोजूल पर मोल। अब इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है तो इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखना होगा, बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बन प्लस
O2 बैलेंस है। बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 बैलेंस है। क्या करोगे, 1/2O2। इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन था, और इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल प्रोडक्ट, इंथैल्पीज ऑफ कंबशन का मतलब होता है 1 मोल रिएक्टेंट, और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है पूरा रिएक्शन होना चाहिए किस फॉर्म में, बैलेंस्ड फॉर्म में। वो निकालते, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। अब इसके बाद में हम लोग को डिजायर्ड इक्वेशन निकालना है। डिजायर्ड इक्वेशन ऐसे करते हैं इसको, डिजायर्ड इक्वेशन इधर लिखेंगे तो दिखेगा कंपेयर करने में, यहां पे लिखते हैं डिजायर्ड इक्वेशन, यानी जो वैल्यू आपको निकालना है किसका, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बेंजीन का C6H6। बताओ इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन कौन होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस करेंगे यहाँ 6 तो यहाँ 6, हाइड्रोजन 6 तो यहाँ 3, 6C + 3H2 इट गिव C6H6। और इस कंडीशन में डेल्टा H0 का क्या वैल्यू है जो निकालना होगा। ठीक है, अब इसको केमिस्ट्री बस यहीं तक था। केमिस्ट्री ये था कि जो स्टेटमेंट दिया उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, और जो निकालना है उसके लिए इक्वेशन कर लिए। अब बाकी इसको बिल्कुल मैथ्स के जैसा सोचना है। अलजेब्रा अंडर 10th क्लास में पढ़े थे, अलजेब्रा A+B का वैल्यू दिया हुआ है, C+B का वैल्यू दिया हुआ है, तो A+C का वैल्यू निकालना है, तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही करना है। यहाँ पर क्या तरीका बताते हैं, मे भी हो सकता है आप में से कोई मैथ नहीं पढ़ा हो, मैथ एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा वो सब पता है, आते हैं इस पे। देखो तो रिएक्टेंट में आपको क्या क्या चाहिए, डिजायर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट में क्या क्या चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो तीनों में से किस में देखो C दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, पहला में C है या C6H6 है, और आपको क्या चाहिए, C चाहिए, तो C किस में दिया हुआ है, सेकंड में। और क्या चाहिए आपको, H2, H2 कहां दिया हुआ है, थर्ड में। लेकिन यहां जो दिया हुआ है वो 1 मोल दिया हुआ है, और आपको कितना मोल चाहिए, 6 मोल। आपको हाइड्रोजन चाहिए 3 मोल, और यहां कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड से। यानी अगले स्टेप में आएंगे हम लोग, तो इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। आप इसको लिख लीजिए तो, क्योंकि डाटा आपसे पूछेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। अब इसके बाद में आप बताओगे इक्वेशन सेकेंड, जो कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो आप बताओगे कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। जो आप बताओ 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या लिखा जाएगा, 6C 6O2 इट गिव 6CO2, और डेल्टा H0 का वैल्यू, इसके वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। बताओ 6 इंटू क्या करें, 393.5, तो ये आ गया -2361.0 किलो जूल पर मोल। इसे इक्वेशन 4 मान लिए। इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बोलो क्या लिखें यहां, 3H2 प्लस 3/2O2 इट गिव 3H2O, और डेल्टा H0 के वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होगा। बताओ इसका वैल्यू कितना था, -285 इंटू 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 855.9, तो -855.9 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन 5th हो गया। दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हैं,
देखो ऐड करने पर यहां क्या वैल्यू आ गया, 6C प्लस 3H2 प्लस 15/2O2। ऐड करके देखो 6.5 7.5 हो गया, 15/2O2, इट गिव 6CO2 प्लस 3H2O, और डेल्टा H0 का वैल्यू है, ऐड करना है, माइनस में ही वैल्यू आ जाएगा। एक है 2361 प्लस 855.9 यानी 3216.9 माइनस 3216.9 किलो जूल पर मोल, माइनस 3216.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो आपकी कॉपी में ही डिजायर्ड इक्वेशन जो दिया हुआ है, रिएक्टेंट में जो चाहिए था, एक्स्ट्रा को छोड़ दो, जो चाहिए था वो मिल गया या नहीं मिल गया? हमें डिजायर्ड इक्वेशन में क्या चाहिए था, 6C और 3H2, यहां हमें मिल गया 6C और 3H2। लेकिन एक और पार्ट हमें चाहिए था C6H6, वो नहीं मिला है। अब आप बताओ तो C6H6 किस इक्वेशन में है? फर्स्ट वाले में है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में, लेकिन यहां एक किस साइड में है? अगर सेम साइड में चाहिए होगा और वही इक्वेशन में भी दिया है तो ऐड करते हैं, और अगर अपोजिट साइड में चाहिए, आपको रिएक्टेंट में चाहिए और वो प्रोडक्ट में है, या आपको प्रोडक्ट में चाहिए और वो रिएक्टेंट में है, तब उसको क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। फिर से, कार्बन और हाइड्रोजन जिस साइड में चाहिए था, क्वेश्चन में भी सेम साइड में दिया था, इसलिए इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। बेंजीन हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में, लेकिन यहां दिया हुआ किस में, रिएक्टेंट साइड में, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। आप देखो तो आपको कितना मोल बेंजीन चाहिए, 1 मोल, और यहां दिया हुआ भी कितना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए होता 2 मोल्स और यहां 1 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। यानी अब अगले स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 4th हो गया, 5th हो गया, इसे हम इक्वेशन 6 कर सकते हैं, या ऊपर वाले को अगर इक्वेशन आप नहीं लिखेंगे, इसको अगर इक्वेशन नहीं लिखते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां पर इस इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, 4। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। एक बार फिर से इसको लिखते हैं, 6C प्लस 3H2 प्लस 15/2O2, it give 6CO2 plus 3H2O, and delta H0 is equal to minus 3216.9 किलोजूल पर मोल। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, बताइए फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या था, C6H6 प्लस 15/2O2, it give 6CO2 प्लस 3H2O, एंड डेल्टा H0 का वैल्यू क्या होगा, -3267.0 किलोजूल पर मोल। ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो कई एक्स्ट्रा जो था वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15/2O2 माइनस 15/2O2 कैंसिल हो गया, 6CO2 माइनस 6CO2, 3H2O माइनस 3H2O कैंसिल हो गया। अब क्या बचा रह गया यहाँ पर, 6C प्लस 3H2, इट गिव, ये माइनस है इसको उधर लेके चले गए, प्लस में क्या बन गया, C6H6, एंड डेल्टा H0 का वैल्यू हो गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, 3216.9 और यहाँ 3267, 50.1, यानी प्लस 50.1 किलोजूल पर मोल। ध्यान से समझना, डायरेक्टली बेंजीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था निकालना कार्बन और हाइड्रोजन से, क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तो
तो एक्सपेरिमेंटली तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बेंजीन बना ही नहीं सकते, तो ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था, एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम लोग दो अलग अलग वैल्यू को यूज करके, तीन अलग अलग वैल्यू को यूज करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके हम इनके वैल्यू तक पहुंच पाए, और इस एप्लीकेशन को, इस मेथड को हेड्स लॉ कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी आपके एनसीईआरटी का था, लेकिन वो प्रॉब्लम का था, यानी सॉल्व क्वेश्चन था आपके बुक का, और ये आपके एक्सरसाइज का है। लेकिन ये उससे थोड़ा सा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला काम करते हैं कि हमें जो निकालना है वैल्यू, उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। आप बताओ तो, क्वेश्चन पढ़े होगे तो किसका वैल्यू निकालना है? किसका? CH3OH का। आप बताओगे हमें, यहां बोर्ड पर देखो, डिजायर्ड इक्वेशन हमें निकालना है मीथेनॉल का, यानी CH3OH का इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, यानी डेल्टा H0 का वैल्यू निकालना है। बताइए, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? ठीक है, बोलो क्या इक्वेशन लिखे? C प्लस H2 प्लस O2, मिथेनॉल का ही निकालना है ना। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, आप ही बताओ। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2 है, और वहां कितना है? 4। बोलो क्या करेंगे? ऑक्सीजन वहां, यहां 2, क्या करेंगे? 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन चाहिए, ऊपर वाले इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके, सबट्रैक्ट करके। ठीक है, देखो कार्बन किस इक्वेशन में दिया हुआ है? हाइड्रोजन थर्ड। अब आप बताओ, किसको कार्बन सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें? आप बताइए। सेकंड को 1 से, यानी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, और थर्ड को, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एरर है। एरर क्या है? यहां पर टाइप करते वक्त में, ये मेरा मिस्टेक है, वो बैलेंस कर दिए और फिर भूल गए हम इसको हटाना। एक्चुअली इक्वेशन में ये 2 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए देखो हाफ और 2 दिया हुआ है। अगर रहता तो ये बैलेंस नहीं ना रहता। ये 2 नहीं था, आप भी पहले उसको काट दीजिए, वो काट दीजिए। एक क्वेश्चन में एरर है, सोचे हम कि चेंज करेंगे, फिर जो लैपटॉप खोले तो फिर दिमागी में नहीं आ रहा था कि क्या चेंज करना था। ठीक है, ये सब तो लिखे ही है, सब तो क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, क्या करना है। अब बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो हाइड्रोजन मिल जाएगा हमारा। तो अगले स्टेप में करने क्या जा रहे हैं हम लोग? इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देंगे इक्वेशन थर्ड को, किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। चेंज करते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकंड में ऐड कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड को, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। आप बोला, बोलो इसका इक्वेशन क्या लिखे यहां? बोलो, आप तो क्वेश्चन लिखे हैं ना, बोलो। C प्लस O2, इट गिव CO2। H0 का वैल्यू -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बोलो अब क्या लिखें? 2H2 प्लस O2, इट गिव 2H2O, और डेल्टा H0 का वैल्यू माइनस, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, -572, -572 किलो जूल पर मोल। अब ऐड कर देते हैं, देखो यहां क्या आ जाएगा? C प्लस 2H2 प्लस 2O2, इट गिव CO2 प्लस
2H2O एंड डेल्टा H नॉट का वैल्यू कितना होगा, ऐड करो। -965 किलो जूल पर मोल। इसे इक्वेशन 4 मान लिए। कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। अब डिजायर्ड इक्वेशन में देखो और क्या चाहिए, डिजायर्ड इक्वेशन लिखे थे ना, कार्बन मिल गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन छोड़ दो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। और क्या चाहिए, मीथेनॉल। देखो तो मीथेनॉल किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। क्या करना पड़ेगा, क्यों माइनस, क्योंकि हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए और दिया हुआ किस में है, रिएक्टेंट में, यानी कि साइन चेंज करना होगा। बता तो कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या, क्यों नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1 मोल और यहां भी दिया हुआ कितना, 1 मोल, यानी कि सिंपल इक्वेशन 4 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 4 में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन 4 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। इसे फिर से लिख लेते हैं, C + 2H2 + 2O2 इट गिव CO2 + 2H2O and delta H naught is equal to -965 किलोजूल पर मोल। अब फर्स्ट बता यहां क्या लिखेंगे, CH3OH + 3/2O2 इट गिव CO2 + 2H2O, डेल्टा H नॉट का वैल्यू -726 किलोजूल पर मोल। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहां माइनस 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 और ये माइनस माइनस प्लस। देखो तो यहां क्या क्या कैंसिल हो रहा है, CO2 कैंसिल, 2H2O कैंसिल, यहां 2O2 और ये 3/2O2, 3/2O2 करने का मतलब 1.5, तो 2 में से 1.5 माइनस कर दो कितना बचेगा, हाफ। बताओ तो रिएक्टेंट साइड में क्या बचा, C + 2H2 1/2O2 इट गिव, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस CH3OH। अब डेल्टा H नॉट का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बन जाएगा, बन जाएगा ना आपसे। अब बन क्या जाएगा, अब तो बन गया है, नोट कीजिए। पहले डिजायर्ड इक्वेशन लिख लीजिए, ये डिजायर्ड इक्वेशन चेंज करें। अब इसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।